नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में, जहां मैं आपको उत्कृष्ट लेखकों द्वारा लिखी गई कहानियां जो कि प्रेरणादायी और मनोरंजक दोनों ही होती हैं, सुनाने का प्रयत्न करती हूं। तो यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आज मैं आपको इसी श्रृंखला में यशपाल जी द्वारा लिखित एक कहानी समय सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी समय। पापा की अवचेतना में रिटायर हो जाने के 1.5-2 वर्ष पूर्व से ही चिंता सिर उठाने लगी थी। रिटायर हो जाने पर अवकाश का बोझ कैसे संभलेगा? अपनी इस चिंता का निराकरण करने के लिए प्रायः ही ये कहने लगते, लोग बाग रिटायर होकर निरुत्साह क्यों हो जाते हैं? सोचिए, नौकरी करते समय अवकाश के दिन कितने प्यारे लगते हैं। गिन गिन कर अवकाश के दिनों की प्रतीक्षा की जाती है। जब दीर्घ श्रम के पुरस्कार में पूर्ण अवकाश का अवसर आ जाए तो निरुत्साह होने का क्या कारण? इसे तो अपने श्रम का अर्जित फल मानकर उससे पूरा लाभ उठाना और संतोष पाना चाहिए। अभाव होगा या मुक्ति मिलेगी केवल मजबूरी से, ड्यूटी की मजबूरी से। आराम और अपनी इच्छा से श्रम करने में तो कोई बाधा नहीं डालेगा। अध्ययन का मनचाहा अवसर होगा और पर आदेश से मुक्ति। इससे बड़ा संतोष दूसरा क्या चाहिए? पापा के मन में बुढ़ापे और बुजुर्गी से, या ये कहिए कि बूढ़े और बुजुर्ग समझे जाने से सदा विरक्ति रही है। रिटायर होने पर मितव्ययिता के विचार से गर्मियों में पहाड़ जाना छोड़ दिया। सर्विस के समय गर्मियों में महीने 2 महीने हिल स्टेशनों पर रह लेने का बहुत शौक था उन्हें। प्रतिवर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष अवश्य पहाड़ जाते थे। पहाड़ जाते तो चढ़ाइयों पर सुविधा से चल सकने के लिए 1-2 छड़ियां जरूर खरीद लेते और हर बार नई छड़ी खरीदते। परंतु लखनऊ लौटने पर बाजार या सैर के लिए जाते समय छड़ी उनके हाथ में न रहती। कभी स्वास्थ्य का विचार आ जाता या शरीर पर मांस अधिक चढ़ने की आशंका होने लगती तो सुबह शाम तेज चाल से सैर आरंभ कर देते। प्रातः मुंह अंधेरे सैर के लिए जाते समय अम्मी के सुझाने पर कुत्तों या ढोर डंगरों के सावधानी के लिए छड़ी हाथ में होने पर भी उसे टेक करना चलते थे। छड़ी को पुलिस या सैनिक अफसर की तरह बेटन के ढंग से हाथ में लिए रहते। छड़ी टेक कर चलना उनके विचार से बुढ़ापे या बुजुर्गी का चिन्ह था। पापा का कायदा था कि संध्या समय टहलने के लिए अथवा शॉपिंग के लिए भी जाते तो केवल अम्मी को साथ ले जाते। बच्चों को साथ ले जाना उन्हें कम पसंद था। अन्य बच्चों की तरह हम लोगों को भी अम्मी पापा के साथ बाजार जाने की उत्सुकता बनी रहती थी। बाजार में हम बच्चे कोई चीज़ मांग लेते तो तनिक ठुनकने से ही मनचाही चीज़ मिल जाती थी। बाजार में पापा हम लोगों को डांटते धमकाते नहीं थे। उन्हें बाजार में तमाशा बनना पसंद नहीं था। इसलिए अम्मी और पापा बाजार जाने के लिए जब तैयार होने लगते तो हम लोगों को नौकर या आया के साथ इधर उधर टहला दिया जाता। बच्चों को बाजार ले जाने की अनिच्छा से संभवतः पापा की बुजुर्ग न जान पड़ने की भावना भी अवचेतना में रहती होगी। पापा ने अवकाश प्राप्त हो जाने पर अवकाश के बोझ से बचने के लिए अच्छी खासी दिनचर्या बना ली है। अवकाश प्राप्ति से कुछ महीने पूर्व ही उन्होंने योजना बना ली थी कि शासन कार्य के 36 वर्षों के अनुभव और चिंतन के आधार पर एथिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन का नैतिक पक्ष पर एक पुस्तक लिखेंगे। दोपहर से पूर्व और अपराह्न में कम से कम 2-2 घंटे इस विषय में अध्ययन करते रहते हैं अथवा नोट्स लिखते रहते हैं। पहले उन्हें काम के दबाव के कारण कम अवसर मिलता था, परंतु अब सप्ताह में 1-2 दिन निकट संबंधियों और इष्ट मित्रों की खोज खबर लेने भी चले जाते हैं। अब किसी हद तक वे शॉपिंग भी करने लगे हैं। रसद और साग सब्जी की खरीद उनके बस की नहीं। वो काम पहले अम्मी करती थी और अब भी रिक्शा पर बैठकर स्वयं ही करती हैं। हाँ, अलबत्ता हल्की फुल्की चीज़ें, टूथब्रश, ब्लेड, सिगरेट, मोजे, रुमाल और दवा दारू की खरीद के लिए पापा संध्या के समय स्वयं हजरतगंज पैदल जाते हैं। कारण वास्तव में कुछ चलने फिरने का बहाना। पापा के स्वभाव और व्यवहार में कुछ और भी परिवर्तन आए हैं।
पहले उन्हें अपनी पोशाक चुस्त रखने और व्यक्तिगत उपयोग की बढ़िया चीज़ों का शौक रहता था। पोशाक के मामले में वे बिल्कुल बेपरवाह नहीं हो गए, परंतु गत 3 वर्षों में जाड़े के आरंभ में अम्मी हर बार उनसे एक नया ऊनी सूट बनवा लेने का अनुरोध कर रही हैं, पर पापा पुराने कपड़ों को काफी बताकर टाल जाते हैं। यही बात जूतों के मामले में भी है। अम्मी खींच कर कहती हैं, अपने लिए उन्हें जाने क्या कंजूसी हो गई है। बच्चों को पहाड़ पर या सैर के लिए बाहर भेज देंगे, उनके लिए कपड़ों की जरूरत भी दिखाई दे जाती है, अपने लिए कुछ नहीं। लगता है पापा अब अपने शौक और रुचियों को बच्चों द्वारा पूरा होते देखकर संतोष पाते हैं, मानो उन्होंने अपने व्यक्तित्व का न्यास बच्चों में कर लिया है। पापा के बच्चों को बाजार साथ न ले जाने के रवैये में भी परिवर्तन हो गया है। उनके रवैये में परिवर्तन का एक प्रकट कारण ये हो सकता है कि अम्मी अब अपने स्वास्थ्य के कारण पैदल चलने से कतराती हैं और हम लोग उंगली पकड़कर साथ चलने वाले बच्चे नहीं रह गए हैं। कभी पापा या अम्मी के साथ चलना होता है तो हमारे कंधे उनके बराबर या कुछ ऊंचे ही रहते हैं। पापा को ये आशंका भी नहीं है कि बच्चे बाजार में गुब्बारे वाले या आइसक्रीम वाले को देखकर हाथ फैलाकर ठुनकने लगेंगे। अब शायद अपने जवान, स्वस्थ, सुडौल बच्चों की संगति में उन्हें कुछ गर्व भी अनुभव होता होगा। इसलिए संध्या समय हजरतगंज या बाजार जाते समय कभी मुझे, कभी मंटू बहन को, कभी गोगी को, कभी कजन पुष्पा को ही साथ चलने का संकेत कर देते हैं। उनके साथ हजरतगंज जाने पर हम लोगों को चॉकलेट, टॉफी या आइसक्रीम के लिए कहना नहीं पड़ता। पापा हजरतगंज का चक्कर पूरा करके स्वयं ही प्रस्ताव कर देते हैं, कहो क्या पसंद करोगे, कॉफी या आइसक्रीम। हमारे समवयस्क साथी हम लोगों को बाजार, पार्क या रेस्तरां में पापा के साथ देखकर कभी कभी आंख दबाकर या किसी संकेत से हमारी स्थिति के प्रति विद्रूप या करुणा प्रकट कर देते हैं। निस्संदेह पापा की उपस्थिति में सभी प्रकार की हरकतें या बातें तो नहीं की जा सकती, परंतु उनकी संगति बोर या उबा देने वाली भी नहीं होती। वे अन्य अवकाश प्राप्त लोगों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार केवल अपनी नौकरी के अनुभवों, एडवेंचर्स, नवयुवक लड़के लड़कियों के लिए उपयुक्त विवाह संबंधों अथवा पुराने जमाने की सस्ती और आज की महंगाई की ही चर्चा नहीं करते। उनके मानसिक संपर्क और चिंताएं वैयक्तिक और पारिवारिक क्षेत्र में सिमट जाने के बजाय पढ़ने और सोचने का अधिक अवसर पाकर कुछ फैल ही गए हैं। उनकी बातचीत में चुस्ती और हाजिर जवाबी कम नहीं हुई, बल्कि अपने को तटस्थ और अनासक्त समझ लेने से उसका तीखापन कुछ बढ़ ही गया। परंतु हम लोग उनकी संगति के लिए बचपन के दिनों की तरह ललायत नहीं रह सकते। कारण ये है कि 18-20 पार कर लेने पर हम लोग भी अपना व्यक्तित्व अनुभव करने लगे हैं। हम लोगों की अपनी वैयक्तिक रुझाने, अपने काम और अपने क्षेत्र भी हो गए हैं और उनके आकर्षण और आवश्यकताएं भी रहती हैं। कभी कभी पापा की आवश्यकता और हमारी संगति के लिए उनकी इच्छा और हमारी अपनी आवश्यकताओं और आकर्षणों में द्वंद्व की स्थिति भी आ जाना अस्वाभाविक नहीं है। संध्या समय हम लोगों में से किसी न किसी को साथ ले जाने की इच्छा में पापा के 2 प्रयोजन हो सकते हैं। एक प्रयोजन तो वे स्वीकार करते हैं, उन्हें बूढ़ों या बुजुर्गों की अपेक्षा नवयुवकों की संगति अधिक पसंद है। दूसरा कारण पापा प्रकट नहीं करना चाहते। लगभग 1 वर्ष से उनकी नजर पर आयु के प्रभाव का अनुभव हो रहा है। अधिक देर तक पढ़ने लिखने से धुंधलापन अनुभव होने लगता है। विशेषकर सूर्यास्त के पश्चात यदि सड़क पर प्रकाश कम हो तो ठोकर खा जाते हैं और प्रकाश अधिक होने पर चकाचौंध से परेशानी अनुभव करते हैं। इसलिए संध्या समय बाहर जाते हैं तो हम लोगों में से किसी को साथ ले जाना चाहते हैं। पिछले जाड़ों की बात है, उस दिन डाक में आई पत्रिका में एक बहुत रोचक लेख पढ़ रहा था। पापा के कमरे से अम्मी को संबोधन करती आवाज सुनाई दी, एक जग गर्म पानी भिजवा देना। ये संकेत था कि दिन ढल गया है, पापा बाहर जाने की तैयारी आरंभ कर रहे हैं। तब ध्यान आया सूर्यास्त का समय हो जाने से कमरे में प्रकाश कम हो गया था। बिजली का बटन दबाकर प्रकाश कर लेना चाहिए था, परंतु वो यात्रा वर्णन समाप्त किए बिना पत्रिका हाथ से छूट न रही थी।
पापा की बाहर जाने की तैयारी अनेक घोषणाओं और पुकारों के साथ होती थी, ताकि सब जान जाएं कि वे बाहर जा रहे हैं और कोई उनके साथ हो ले। मैंने सुना तो, परंतु मन जापान के उस यात्रा वर्णन में गहरा रमा हुआ था। पढ़ते पढ़ते भी पापा की बाहर जाने की तैयारी की आहटें कान में पड़ रही थीं। आहट से अनुमान हो रहा था कि पापा बाहर जाने के लिए जूते पहन चुके होंगे, टाई बांध ली होगी। उनके कमरे से पुकार आई, कोई है? हजरतगंज की सवारी। पापा की पुकार के स्वर से अनुमान हुआ कि उन्होंने ऊपर के कमरों की ओर मुंह करके पुकारा था। मेरे कमरे से अपनी तैयारी की कोई प्रतिक्रिया न सुनकर उन्होंने लड़कियों को पुकार लिया था। ऊपर से भी कोई उत्तर न आने पर पापा ने फिर पुकारा, अरे है कोई चलने वाला? पापा की इस पुकार की प्रतिक्रिया में ऊपर पुष्पा दीदी के कमरे से सुनाई दिया, मंटू जाओ ना, पापा के साथ घूम आओ। मंटू ने अपने कमरे से ही पुष्पा दीदी को उत्तर दिया, तुम भी क्या दीदी, बोर बुढ़ों के साथ कौन बोर हो? मंटू ने अपने विचार में स्वर दबाकर उत्तर दिया था, परंतु उसकी बात पापा के समीप के कमरे में मैं भी सुन सका था। पत्रिका आंखों के सामने से हट गई, नजर पापा के कमरे में चली गई। पापा ने जरूर सुन लिया था। जान पड़ा वे कोट हैंगर से उतारकर पहनने जा रहे थे। कोट उनके हाथ में ही रह गया। चेहरे पर एक विचित्र विपश्यन सी मुस्कान आ गई। कोट उसी प्रकार हाथ में लिए कुर्सी पर बैठ गए, नजर फर्श की ओर, परंतु चेहरे पर विपश्यन मुस्कान। कई क्षण बिल्कुल निश्चल बैठे रहे, मानो किसी दूर की स्मृति में खो गए हों। मैंने दृष्टि पापा की ओर से हटा ली कि नजर मिल जाने से संकोच अथवा असुविधा न अनुभव करें। फिर पत्रिका उठा ली, परंतु पढ़ न पाया। अनुमान कर रहा था पापा क्या सोच रहे होंगे। सहसा स्मृति में बचपन की याद कौंध गई। तब हम लोग उनके साथ बाहर जाने के लिए कितने ललायित रहते थे। हमारी उस लालसा से उन्हें कभी कभी परेशानी भी अनुभव हो जाती थी। एक दिन की स्मृति आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। हम लोग अम्मी और पापा के साथ बाहर जाने की जिद करते तो पापा को अच्छा नहीं लगता था। अम्मी ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने का ये उपाय करती कि स्वयं बाहर जाने के लिए साड़ी बदलने से पहले हमें आया हुबिया या नौकर बहादुर के साथ कुछ समय के लिए बाहर भेज देती थी। हम लोगों के लौटने से पहले ही अम्मी और पापा बाहर जा चुके होते थे। एक दिन संध्या को अम्मी ने हम दोनों को बुलाकर कहा, बच्चों, हुबिया साग सब्जी लेने चौराहे तक जा रही है, तुम लोग भी घूम आओ। उन्होंने हुबिया से भी कह दिया, देखो कुंजड़े के यहाँ ताजे नरम सिंघाड़े हों तो इन दोनों को ले देना। हम लोग हुबिया के साथ घर से 20-25 कदम ही गए थे कि मंटू ने मुझे रोककर कहा, सुनो, अम्मी पापा के साथ बाजार जा रही हैं, हम भी उनके साथ बाजार जाएंगे। मंटू ने हुबिया को संबोधन किया, हुबिया हमारी सैंडल में कील लग रहा है, हम दूसरी सैंडल पहन कर आते हैं। और हम दोनों घर की ओर भाग आए। मंटू का अनुमान ठीक था। हम लौटे तो द्योढ़ी में पहुंचते ही अम्मी की पुकार सुनाई दी, जी आइए, मैं चल रही हूँ। अम्मी बाहर जाने के लिए साड़ी बदले और जूड़े में पिने खोजती हुई आ रही थीं। मंटू अम्मी की कमर से लिपट गई और डबडबाई आंखें मम्मी के मुंह की ओर उठाकर आंसू भरे स्वर में हिचक हिचक कर गिड़गिड़ाने लगी, कभी बच्चों को भी तो साथ ले जाना चाहिए। तब तक पापा भी आ गए थे। उन्होंने पूछा, क्या है? वे समझ गए थे। बोले, अच्छा बच्चों, एकदम जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मी ने कहा, आ मंटू, तेरी फ्रॉक बदल दूं। परंतु मंटू अपनी इस हरकत से इतना शर्मा गई थी कि दोनों हाथों में मुंह छिपाकर भाग गई। पापा और अम्मी के कई बार बुलाने पर भी नहीं आई। बात पापा के मन में लग गई। उस समय बाहर नहीं जा सके। उसके बाद से हफ्ते पखवाड़े में हम लोगों को भी बाजार ले जाने लगे। कभी कभी खाने की मेज पर हम लोगों के साथ बैठने पर उस दिन की घटना, मंटू के रो रो कर बच्चों को भी कभी साथ ले जाने की दुहाई देने की बात सुनाने लगते और इस प्रसंग से मंटू झेप जाती है। आज पापा के साथ चलने के अनुरोध का उत्तर मंटू दे रही है, बोर, बुढ़ों के साथ बोर। पापा अपनी कुर्सी पर निश्चल बैठे स्मृति में खोए विपश्य मुस्कान से वही घटना तो याद नहीं कर रहे थे। पापा सहसा मानो दृढ़ निश्चय से कुर्सी से उठ खड़े हुए।
कोट पहन लिया और अम्मी को संबोधन करके पुकारा, सुनो, कई बार पहाड़ से छड़ियां लाए हैं, तो कोई एक तो दो। एक छड़ी उठाकर मैंने अपने कमरे में रख ली थी। पापा को उत्तर दिया, एक तो यहाँ पड़ी है पापा, चाहिए? छड़ी कोने से उठाकर पापा के सामने कर दी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है। पापा ने छड़ी की मूठ पर हाथ फेरकर कहा और छड़ी टेकते हुए किसी की ओर बिना देखे घूमने के लिए चले गए। मानो हाथ की छड़ी को टेककर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे यशपाल जी द्वारा लिखित एक मन को छू लेने वाली कहानी समय। आप सबको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।